Assalamu alaikum. Now we are doing another chapter, which is basically the drugs used in cytopenias, hematopoietic growth factors. ठीक है, बेसिकली cytopenias के अंदर हम hematopoietic growth factors ही यूज़ करते हैं, वो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं. ठीक है, बेसिकली ये वो ड्रग्स हैं जो आपकी एनीमियाज के अंदर यूज़ होती हैं, और थ्रोम्बोसाइटोपेनियाज के अंदर और ल्यूकोपेनियाज के अंदर जो ड्रग्स यूज़ होती हैं ना, वो हमने पढ़नी है. बहुत कोई इस चैप्टर की डिटेल आप करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप इसका सिर्फ समरी वाला जो एंड वाला टेबल है ना, वो भी कर लेते हैं ना, तो वो काफ़ी है. ठीक है, तो इसमें हम क्लासिफिकेशन पहले पढ़ लेते हैं. ब्लड सेल्स प्ले एसेंशियल रोल इन ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज, कोएगुलेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड टिश्यू रिपेयर. ये ब्लड सेल्स के फंक्शन बताए हुए हैं. तो अगर ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, बीट, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स, तो ये जो फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं वो भी डिक्लाइन हो जाएगा. तो हमें आर्टिफिशियल ग्रोथ फैक्टर्स देने पड़ते हैं टू मीट दोज फंक्शंस. Blood cell deficiency is a relatively common occurrence that can have profound repercussions. Anemia is a deficiency in oxygen-carrying erythrocytes. Is either classified as microcytic, जिसमें iron supply insufficient होती है, या macrocytic हो सकता है, जिसमें vitamin B12 या folate deficiency हो सकती है. ठीक है, ये normocytic भी हो सकता है. ठीक है, pharmacologic treatment of these types of anemia usually involves replacement of the missing substance. यानी अगर iron की कमी है तो हम उस पेशेंट को iron दे देंगे, vitamin की कमी है तो vitamin दे देंगे. So these are basically the pharmacological drugs that we use for treating these conditions. An alternative therapy for certain types of anemia and for deficiency in other type of blood cells, उसमें हम क्या देते हैं, हम जो ग्रोथ फैक्टर जो आपकी हिमेटोपोइसिस की जो साइकिल है, जो स्टेप्स हैं उसके, जो बोन मैरो के अंदर हो रहे हैं, उनके अंदर जो नेचुरली एक्टिंग अल्लाह ताला ने ग्रोथ फैक्टर्स रखे हुए हैं जो साइकिल को रन करा रहे हैं, हम लोग आर्टिफिशियली वो दे देते हैं ताकि वो साइकिल फास्ट हो जाए और ज़्यादा प्रोडक्शन हो उन सेल्स की. तो हम लोग बाहर से सेल्स नहीं दे रहे, बाहर से जो है वो सब्सटेंस नहीं दे रहे जो उन सेल्स की बेसिकली फंक्शनिंग को इम्प्रूव करे, बल्कि हम लोग वो ग्रोथ फैक्टर दे रहे हैं जो उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है. ठीक है, विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस lineages ऑफ ब्लड सेल्स एंड रेगुलेट ब्लड सेल फंक्शन. तो इसमें 3 हमने पढ़ने हैं. एरिथ्रोसाइट फैक्टर्स हैं जो RBCs की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, प्लेटलेट फैक्टर्स हैं वो प्लेटलेट को बढ़ाएंगे, ग्रैनुलोसाइट फैक्टर्स हैं जो ग्रेनुलोसाइट्स को बढ़ाएंगे. ग्रेनुलोसाइट्स में आपके सारे न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स आ जाते हैं. ठीक है, और उसमें फिर हमने ये ड्रग्स पढ़नी है. एरिथ्रोसाइट में, माइक्रोसिटिक में आयरन है, मैक्रोसिटिक में वाइटामिन्स हैं, और साथ में दोनों में हम एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स दे सकते हैं. ठीक है, देन प्लेटलेट फैक्टर में एक ही ड्रग है जो हम लोग प्लेटलेट, दिस इज अ ग्रोथ फैक्टर बेसिकली, जो प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है. और ग्रेनुलोसाइट फैक्टर्स हैं जिसमें ग्रेनुलोसाइट्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ग्रास्टिम, फिलग्रास्टिम एंड सारग्रेमोस्टिम. ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं क्या क्या करते हैं. ठीक है, इसके अंदर अभी इन्होंने ब्लड सेल डेफिशिएंसीज बताई नहीं है. ये सारा कुछ आपने जो है वो फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा. उसके बाद आप लोगों ने जो ब्लॉक 9 के स्टूडेंट्स हैं, सॉरी ब्लॉक 7 के स्टूडेंट्स हैं, वो इसको पैथोलॉजी के अंदर भी ये सारी टर्म्स पढ़ी होंगी. तो इस वजह से हम लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे. वी विल स्टार्ट विद आयरन. आयरन में भी जो यहाँ पर है, आपने उसमें से इन सब चीज़ों को छोड़ दें, इस डायग्राम पे गौर करें. मैं आपको कुछ डायग्राम से समझाऊंगी आयरन मेटाबॉलिज्म, और फिर हम उस पर एक्ट करने वाली ड्रग्स पढ़ेंगे जो हमने माइक्रोसिटिक एनीमिया के अंदर यूज़ करनी है बेसिकली. ठीक है, सो सबसे पहले आपके जो है आपने फूड लिया. दीज आर योर इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स. ये नहीं, ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स हैं. दिस इज योर गट ल्यूमेन. उसके बाद ये भी एक इंटेस्टाइनल ही सेल दिखाया हुआ है, जबकि ये वाला जो है ये आपका बोन मैरो दिखाया हुआ है. ठीक है, बोन मैरो के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं. उसके बाद ये एक हेपेटोसाइट दिखाया हुआ है, और ये स्प्लीन और दूसरे टिश्यूज दिखाए हुए हैं. तो इस डायग्राम के अंदर आपको ये चारों चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें शो करी हैं. दिस इज इंटेस्टाइनल सेल, यानी कि जो आयरन मेटाबॉलिज्म है वो उसमें इन सारे ऑर्गन्स का रोल है, बोन मैरो का, इंटेस्टाइन का, स्प्लीन का और लिवर का. ठीक है, अब सबसे पहले जी ब्लड में आ जाए जी. ब्लड में आपके पास ये जो प्रोटीन नजर आ रही है, दिस इज ट्रांसफेरिन प्रोटीन. ठीक है, ट्रांसफेरिन प्रोटीन है. अब होता क्या है, दिस इज योर गट ल्यूमिन, यानी आप फूड जो खा रहे हैं वो इस ल्यूमिन के अंदर आ रहा है. उस फूड के अंदर यू हैव आयरन. ठीक है, अब वो आयरन आपकी हीम फॉर्म में भी हो सकती है, यानी फेरिक और फेरस किसी भी फॉर्म में हो सकती है. ठीक है, जो आपकी फेरस वाली आयरन होती है वो तो ब्लू वाली फेरस है, और ये रेड वाली, ऑरेंज वाली फेरिक है. तो जो ब्लू वाली है यानी कि फेरस फॉर्म है, वो तो डायरेक्ट थ्रू अ चैनल वो आपके एंटेरोसाइट्स के अंदर एंटर हो जाती है, जबकि जो फेरिक वाली होती है ना, वो बाय एन अदर प्रोटीन कन्वर्ट की जाती है, पहले फेरस फॉर्म में, और फिर उसको डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर के ज़रिए से सेल के अंदर लाया जाता है. ठीक है, अब ये दोनों जब सेल में आ गई, तो सेल में आने के बाद कुछ अमाउंट इनकी सेल के अंदर स्टोर कर ली जाती है, और बाकी की जो अमाउंट है उसको फेरोपोर्टिंग चैनल के ज़रिए से
ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और जब इसको ट्रांसफ़र किया जाता है तो दोबारा इसको ये फेरोप्रोटीन फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करती है। यानी जब तक इसने जिस भी सेल के अंदर रहना है ना, तो इसने फेरस फॉर्म में रहना है, ब्लू फॉर्म में, और जब बाहर जाने लगना है ना, तो उसने सारा फेरिक में कन्वर्ट हो जाना है, 3 यानी 3 वाली वैलेंसी वाली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। ठीक है, अब ये आ गई ब्लड में। ब्लड में जब ये आ जाएगी तो ब्लड में ये ऐसे नहीं घूम सकती। देर इज़ अ प्रोटीन जिसके साथ ये बाइंड करती है, दैट इज़ ट्रांसफेरिन। ठीक है, अनबाउंड ट्रांसफेरिन है, फिर आयरन इसके साथ बाउंड हो गया, दिस इज बाउंड ट्रांसफेरिन। अभी ब्लड में फ्लो करती रहेगी बाउंड ट्रांसफेरिन। जब ये बोन मैरो पे पहुंचेगी तो बोन मैरो इसको टेकअप कर लेगी बाय एंडोसाइटोसिस, क्योंकि बोन मैरो को आरबीसीसी प्रोडक्शन के लिए आयरन चाहिए। जब वो इसको टेकअप कर लेगी, टेकअप करने के बाद उसमें से उसकी फेरिक फॉर्म को दोबारा से फेरिस में कन्वर्ट कर देगी, और वहाँ से हीम को मिलाएगी उसके साथ और आरबीसी प्रोडक्शन कर देगी। ठीक है, जबकि जो इसने ट्रांसफेरिन प्रोटीन एनगल्फ की है उसको ये वापस से रिसाइकिल कर देगी इनटू द ब्लड बाय मींस ऑफ ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स। इसके पास ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे ट्रांसफेरिन आकर बाइंड करती है। तो ये बोन मैरो के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। उसके बाद अब ये जो ट्रांसफेरिन है, एक तो हमने बताया ना, ये जो बाउंड ट्रांसफेरिन थी कुछ वो इधर चली जाएगी बोन मैरो के अंदर, कुछ बाउंड ट्रांसफेरिन आपकी लिवर के अंदर चली जाएगी, हिपैटोसाइट्स के अंदर चली जाएगी, वहाँ पर भी ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स होते हैं, वो इसको इनगल्फ करेंगे, जो आपकी फेरिक फॉर्म है उसको दोबारा फेरिस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और वहाँ पर फेरेटिन प्रोटीन, ये जो सर्कल्स की फॉर्म में नजर आएगी, दिस इज फेरेटिन। फेरेटिन के साथ ये बाइंड करेगी और स्टोर हो जाएगी इन बेसिकली फेरस फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर ये स्टोर होगी, और कुछ को हमने भी दोबारा निकाल के बाहर फेंक दिया, बट ऑन नीड, ये ऑन नीड बेसिस है कि जब आयरन ब्लड में कम हो गया है तो हम इसी वाली स्टोर्ड आयरन को हम निकाल कर भेज देते हैं बाहर ब्लड के अंदर। ठीक है, सेकेंडली अब जो उसके बाद उन्होंने बताया है कि अब अगर आपके कुछ आरबीसीज हैं, उनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, जब वो लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया है तो क्या होता है कि आरबीसीज आर टेकन अप बाय द स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस। ठीक है, और वो सेंस कर लेते हैं इनकी एज पूरी हो गई है, और वो उसको डिग्रेड कर देते हैं। अब उसके अंदर से जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर हीम है, हीम के अंदर आयरन है, तो वो उस आयरन को ले लेते हैं, कुछ आयरन को फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रांसफेरिन को दे देते हैं, और कुछ आयरन जो है वो स्टोर कर लेते हैं फेरेटिन के साथ बाइंड करा के। ठीक है, तो इस तरह से जो ये आयरन का पूरा मेटाबॉलिज्म चल रहा है। अब देयर इज़ अ फीडबैक मैकेनिज्म हियर कि जब लिवर जो है, लिवर के पास एक्सेसिव आयरन स्टोर हो जाते हैं, यानी उसने फेरेटिन फॉर्म में स्टोर किया हुआ है ना यहाँ पे, जब उसके पास इतने स्टोर हो जाते हैं कि वो भर गया है, अब उसके पास मजीद नहीं है स्टोर करने के लिए जगह, तो वो एक प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा विच इज़ हैप्सिडिन। अब ये हैप्सिडिन क्या करती है, ये हैप्सिडिन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जाके फेरोपोर्टिन को इनहिबिट कर देगी, लिवर से बनी फेरोपोर्टिन को इनहिबिट कर देगी। फेरोपोर्टिन इनहिबिट होगा तो क्या होगा, आपकी जो ब्लड में आयरन आ रही है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी स्टोर्ड इतनी बढ़ गई है, ब्लड में भी ज़्यादा है ऑलरेडी, हम नहीं चाह रहे मजीद आए। सो हैप्सिडिन एक्ट्स एज अ नेगेटिव फीडबैक रेगुलेटर। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं, जो नीचे कैप्शन लिखी है ना, इससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Absorption, transport and storage of iron. Internal epithelial cells actively absorb iron by the divalent metal transporter. ये एब्रीवेशन लिखी हुई है, साथ साथ आप देख लीजिएगा। और हीम आयरन को उन्होंने एब्जॉर्ब किया via the heme carrier protein. And iron is absorbed or released from absorbed heme iron in the intestine. उसको ब्लड में फेरोपोर्टिन ने भेजा और फेरेटिन की फॉर्म में वो स्टोर हो गया। ब्लड में आयरन ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफेरिन प्रोटीन। ठीक है, अभी जो ट्रांसफेरिन आयरन कॉम्प्लेक्स है, ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स पर बाइंड करता है, जो कि हेपेटोसाइट्स और बोन मैरो के अंदर एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स के ऊपर प्रेजेंट है। ये बोन मैरो के अंदर एक एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर है, यानी ऐसा सेल है जिसने एरिथ्रोसाइट बनाना है, वो टेकअप करता है। ठीक है, आफ्टर रिलीज ऑफ आयरन वो जो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो रिसाइकल हो जाता है और ट्रांसफेरिन को रिलीज कर दिया जाता है। जो स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस हैं उनका वो क्या करते हैं वो भी मैंने बता दिया। अच्छा, हेपेटोसाइट्स यूज सेवरल मैकेनिज्म टू टेक अप आयरन एंड स्टोर द आयरन एज फेरेटिन। हाई हेपेटिक आयरन स्टोर्स इंक्रीज हैप्सिडिन सिंथेसिस एंड हैप्सिडिन इनहिबिट्स फेरोपोर्टिन। लो हेपेटोसाइट आयरन, यानी अगर लिवर के अंदर कम है आयरन तो हैप्सिडिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। क्या होगा, हैप्सिडिन की प्रोडक्शन कम होगी तो ये इनहिबिशन खत्म हो जाएगी और फिर ब्लड में ज़्यादा आयरन आएगी। सो दिस इज अ फीडबैक मैकेनिज्म एंड एनहांसेस आयरन एब्जॉर्प्शन वाया फेरोपोर्टिन। फेरस आयरन, ब्लू डायमंड्स, अब बाकी इन्होंने आगे सारे सिंबल्स वगैरह लिखे हैं। सो दिस वाज द आयरन मेटाबॉलिज्म। अब आ जाते हैं जी, हम आयरन पेशेंट्स को देते हैं तो कैसे देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो लिखा है इसको आप छोड़ दें, आप बेशक इधर टेबल पर आ जाएं। ठीक है, या आपको मैं इस टेबल से ही पढ़ाऊंगी और वर्बली साथ साथ बता दूंगी डिफरेंस, तो आपने वो कर लेना है। आपको टेक्स्ट पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेशक नोट कर लें ये चीज़ें कहीं पर या बुक पर ही लिखनी है तो वहीं पर लिख लें। ठीक है।